नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए MWD। क्या है MWD? इसका फुल फॉर्म है मंथली, वीकली, डेली ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी मंथली अर्निंग शेयर मार्केट से मैं कैसे कर रहा हूँ और कितनी कर रहा हूँ वो शेयर किया था, ये वाला वीडियो। और इसमें जब मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो दिखाया था कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ जो मैं कर रहा हूँ उसमें कैसा कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, उनमें से एक स्ट्रैटेजी थी MWD ब्रेकआउट। तो उस वीडियो के बाद मुझे कमेंट्स आए लोगों से, मुझे ईमेल्स आए लोगों से कि MWD स्ट्रैटेजी क्या है, उसका वीडियो कहाँ है, हमें वो देखना है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आया। तो उस वक्त तक तो मैंने MWD का वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन इतनी सारी रिक्वेस्ट आई तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊं। तो आज का वीडियो है MWD के ऊपर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या है ये MWD स्ट्रैटेजी, इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स कैसे बन गई है। तो अगर मैं इसे सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपको समझाऊं कि ये स्ट्रैटेजी क्या है तो वो इस तरह होगा। ये एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है जिसमें हम मोमेंटम के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। और मोमेंटम हम कैसे पहचानते हैं, वो है हम उन स्टॉक्स को बाय करते हैं जो मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में बुलिश होते हैं। ठीक है, वो कैसे देखना है मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, गूगल शीट में आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि क्या है इसका मतलब और कैसे कैसे मैंने इसे डिज़ाइन किया। और फिर जिन्हें हम बाय कर लेते हैं उन स्टॉक्स को हम जब उनका परसेंट टारगेट पूरा होता है सेल कर देते हैं और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो सिंपल तरीके से एक बार चार्ट में भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या है इसका मतलब और कैसे ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब है। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू पे अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का चार्ट खोल रखा है। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, अगर कोई स्टॉक मंथली बुलिश नहीं है, वो वीक है, तो ये स्ट्रैटेजी उसकी तरफ देखती भी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे अदानी सोल लगातार गिर रहा था तो इस स्ट्रैटेजी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जब मंथली उसमें स्ट्रेंथ आती है तो वो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है जहाँ हम उस स्टॉक की तरफ देखने के बारे में सोचते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है कि मंथली एक ग्रीन कैंडल बन रही होनी चाहिए। मतलब कि जब मंथ स्टार्ट हुआ उस दिन का ओपन प्राइस और जब मंथ क्लोज हो रहा है उस दिन का क्लोज प्राइस, उसके हिसाब से क्या कैंडल बनी है वो होनी चाहिए ग्रीन कैंडल। तो मंथली वो बुलिश हो गया। लेकिन वहाँ पे हम बाय नहीं करते क्योंकि कई बार क्या होता है, मंथली कैंडल सिर्फ देखें तो हमें ग्रीन दिख सकता है, लेकिन जो आखिरी के वीक होते हैं उसमें कई बार स्टॉक गिर रहा होता है और वो स्टॉक बाय करने पर वो और गिरता रहता है तो हम उसमें उतनी जल्दी प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो इसलिए हम मंथली के बाद चेक करते हैं कि उसमें वीकली कैंडल कैसी बनी है। तो मंडे को वीक स्टार्ट होता है और फ्राइडे को वीक खत्म होता है, तो उसमें जो कैंडल बनी वो भी ग्रीन होनी चाहिए। यानी कि एक और सिग्नल हमें मिल गया कि ये स्टॉक अभी मोमेंटम में है। मंथली इसमें मोमेंटम है, वीकली इसमें मोमेंटम है, और जिस दिन हम उसे बाय करने की सोच रहे हैं उस दिन का डेली कैंडल हम चेक करते हैं, वो भी ग्रीन होना चाहिए। मतलब कहाँ उस दिन वो ओपन हुआ, और हम उसे चेक करते हैं टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द सेशन, यानी कि 3:15 बजे के बाद, और वहाँ पे देखते हैं उसका डेली कैंडल कैसा है। अगर वो भी ग्रीन है तो वो मंथली ग्रीन है, वीकली ग्रीन है और डेली ग्रीन है। जब तीनों सेटिस्फाई होते हैं हम उसे बाय कर लेते हैं क्योंकि उसमें हमें एक सॉलिड मोमेंटम दिख रहा है, और उसके बाद हम उसे फिर सेल करते हैं जब उसका टारगेट आता है, जो मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा स्ट्रैटेजी क्या है। तो यहाँ कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज देखिए यहाँ पे जब गिर रहा था तब तक हमने बाय नहीं किया। यहाँ पे जो मार्च 2023 की कैंडल है वो बनी ग्रीन। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे हमने उसे बाय किया होता तो आप देखें अगले महीने में वो लगभग 9.25 या उसके आसपास बढ़ चुका था और उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आ गया क्लोज होते होते, लेकिन हाई प्राइस उसका 9% के ऊपर चला गया था। तो हम इसमें रखते हैं 4% का टारगेट। तो 4% का टारगेट मीट हो गया होता, हमने उसे सेल किया होता और हम बाहर निकल गए होते। अगले मंथ के एंड में हम फिर से उसकी कैंडल चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए अप्रैल एंड में फिर से ग्रीन कैंडल बनी उसकी। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल में मंथली कैंडल दिखा रहा हूँ। हमारी एक्चुअल स्ट्रैटेजी में हम वीकली भी चेक करते हैं, लेकिन मंथली में सिर्फ समझाने के लिए, सिंपल समझाने के लिए मैं यहाँ मंथली में ही दिखा रहा हूँ आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जब हम उसे वीकली और डेली से कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट्स और बेहतर हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए मंथ एंड में, अप्रैल के मंथ एंड में यहाँ फिर ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ बाय किया होता तो वो लगभग 6% के करीब बढ़ गया था और फिर उसके बाद गिर गया और अगले महीने वो नेगेटिव में क्लोज हुआ। तो यहाँ पे हमने 4% का टारगेट इसीलिए रखा है क्योंकि जैसे जैसे मैंने रिसर्च किया, इस स्ट्रैटेजी को डेवलप किया, मैंने चार्ट्स को रीड किया, तो मैंने देखा कि 4% का जो टारगेट है वो आसानी से मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिल जाता है। अब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्यों कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 100% हर बार मिलेगा ही मिलेगा।
कई बार हम बाय करेंगे, हो सकता है वो थोड़ा बढ़े लेकिन 4% तक भी ना जाए और उसके बाद रिवर्स हो जाए। तो उसके भी सारे क्राइटेरिया और उसके रूल्स हमारे पास हैं कि दोबारा कब बाय करना है और फिर उसे कैसे सेल करना है, ठीक है। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे जब मंथली बुलिश होता है और हम उसे मंथ एंड पे बाय करते हैं तो अगले महीने 4% का टारगेट बहुत सारे केसेस में आ जाता है। तो हमारा पैसा रोटेट होता रहता है। तो अगर साल में 12 महीने होते हैं, उसमें से आधे साल भी हमें, मतलब 6 महीने भी हमें ऐसा मौका मिल जाए किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में बाय करने का, तो 6 × 4 इज़ 24%। 24% तो हम आराम से प्रॉफिट कमा सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक। और हम इस स्ट्रैटेजी को एक स्टॉक में नहीं, हम मल्टीपल में करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन में करते हैं, आप उसे कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से ये एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी बन के आते हैं जब हम इसका पूरा ओवरऑल साल का रिजल्ट देखते हैं। मैंने इसे स्टार्ट किया था मार्च 2024 में एज एन एक्सपेरिमेंट, और करते करते अभी इसको लगभग 1.5 साल हो गया है और इसका XIRR अराउंड 20% चल रहा है। जबकि अगर आप निफ्टी का देखेंगे मार्च 2024 से लेके अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है निफ्टी 50 का, उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है। तो इसकी सारी बैक टेस्टिंग मैंने चार्ट रीडिंग के थ्रू ही करी थी और वही आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप भी चार्ट रीडिंग करके समझ सकते हैं कि कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है यट कितना इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है ये प्रॉफिट कमाने के लिए और अपना पैसा रोटेट करने के लिए। तो आइए अब डिटेल में समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहली बात आती है स्टॉक यूनिवर्स, किन स्टॉक्स में हम इसे यूज़ करेंगे। तो जो मैंने गूगल शीट बनाई है उसमें निफ्टी 100 के स्टॉक्स मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसमें एक शीट है मंथली स्कैनर शीट, दिखा भी देता हूँ आपको। ये है हमारी MWD ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी मंथली स्कैनर की शीट है। यहाँ पे देखिए NSE कोड, ये जो सारे स्टॉक्स के कोड हैं, यहाँ पे मैंने निफ्टी 100 के कोड्स ऑलरेडी डाल रखे हैं जो अभी प्रेजेंट में निफ्टी 100 है, और ये येलो में दिया मैंने ताकि आप कस्टमाइज़ कर सकें। और लास्ट में आप जाएंगे यहाँ पे 100 स्टॉक्स तो ऑलरेडी एडेड हैं, लेकिन उसके नीचे भी मैंने ब्लैंक स्पेसेस आपको दिए हैं। अगर आप इसमें और स्टॉक्स ऐड करना चाहते हैं, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है, तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं और वो भी सब कुछ इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्कैन होगा और आपको शीट बताएगी कि किस में कब बाय करना है, किस में कब सेल करना है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक यूनिवर्स जो कि कस्टमाइजेबल है। और निफ्टी 100 हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी है जो हम बिना स्टॉप लॉस के यूज़ करेंगे। वैसे मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में स्टॉप लॉस भी यूज़ किया, उसके लिए मैंने एक अलग फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी शामिल है, लेकिन वो वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। अभी मैं आपको सिंपल फ्रेमवर्क दे रहा हूँ और जो इफेक्टिव है और जिसमें मैंने बहुत सारे एनहांसमेंट इस तरह से किए हैं कि सिर्फ बिना ऑप्शन ट्रेडिंग के भी आप इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं इक्विटी साइड में और बिना स्टॉप लॉस यूज़ किए। लेकिन अगर किसी को स्टॉप लॉस यूज़ करना है इसमें, तो जब भी आप बाय करें उसके बाद 20 डे लो ट्रैक कर सकते हैं। शीट में मैंने नहीं दिया है वो प्रोविज़न, क्योंकि मैं बिना स्टॉप लॉस के यूज़ करने के लिए रेकमेंड करता हूँ। उस पर भी मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा कि स्टॉप लॉस यूज़ करने वर्सेस बिना स्टॉप लॉस यूज़ करने में क्या फ़र्क है और मुझे बिना स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी ज़्यादातर क्यों पसंद आती है। ठीक है, तो वही बिना स्टॉप लॉस के हम यहाँ यूज़ करें, लेकिन जो भी स्टॉप लॉस करना चाहते हैं बाय करने के बाद 20 डे लो ट्रैक कीजिएगा। अगर 20 डे लो के नीचे क्लोज हो जाता है आपका स्टॉक, तो आप उसे एग्जिट कर दीजिए, वो आपका स्टॉप लॉस है। फिर बात आती है कि कितने मैक्सिमम स्टॉक्स हम खरीद सकते हैं एक बार में। तो यहाँ पे आपको अपना एक नंबर सेट करना है, डिपेंडिंग कि आप टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी में, उसके हिसाब से आप अपना कैपिटल डिवाइड करेंगे। तो एग्जांपल के लिए 20 स्टॉक्स अगर हम करते हैं तो शीट में क्या करना होगा आपको, कैपिटल मैनेजमेंट में जाएंगे आप। फॉर एग्जांपल आप 5 लाख ओवरऑल लेके चलना चाहते हैं सारे स्टॉक्स के लिए, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 5 लाख रुपीज़। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद हमारी जो करंट होल्डिंग शीट है जिसमें हमारे सारे वो स्टॉक्स रहते हैं जो करंटली अभी हम होल्ड कर रहे हैं, जिन्हें हमने सेल नहीं किया है, यहाँ पे टॉप में इन्वेस्टमेंट कैपिटल में वो आ जाता है 5 लाख रुपीज़। और फिर यहाँ पे हम मैक्स स्टॉक्स टू होल्ड एट एनी टाइम यहाँ पे डाल सकते हैं कि मैं पर्सनली इस स्ट्रैटेजी में एक बार में कितने मैक्सिमम तक स्टॉक होल्ड करूँगा। तो यहाँ मैंने रखा है 20, ठीक है। तो 20 स्टॉक बाय करने के बाद मैं 21st स्टॉक नहीं बाय करूँगा, क्योंकि मेरा कैपिटल उस तरह से नहीं मुझे अलाउ करेगा। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कितना कैपिटल आप यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके हिसाब से क्या होगा, जो भी आपका टोटल कैपिटल आपने एलोकेट किया है, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज़, उसको शीट डिवाइड करेगी 2 पार्ट्स में, यानी कि 5 लाख डिवाइडेड बाई 2, वो बन जाएगा 2,50,000। और फिर उसे डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ़ स्टॉक्स में।
दो में हमने क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि देखिए आपने कोई स्टॉक खरीदा, ज़रूरी नहीं है वो हर बार आपको 4% दे ही देगा, कई बार वो गिर भी जाता है और उसके बाद उसमें नेक्स्ट बाइंग भी आती है जब वो नीचे गिरा हुआ होता है, तो वहाँ पे आप ताकि उसे दोबारा बाय कर सकें तो वहाँ के लिए भी आपको कैपिटल बचा के रखना है। वैसे तो इसमें रोटेशन मोस्टली बहुत फास्ट होता है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स एक बार बाय होते हैं, उसमें टारगेट आ जाता है, फिर से वही कैपिटल यूज़ होता है, लेकिन कई बार साइडवेज हो जाता है मार्केट, थोड़ा बियरिश हो जाता है, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो उसके लिए हमने ये कैपिटल इस तरह से डिवाइड किया कि पहले 2 पार्ट कर लेंगे और एक पार्ट हम यूज़ करेंगे उसका पहले बाय में, और अगर दूसरा बाय भी करना पड़ा तो दूसरा पार्ट, कई बार 3-4 बाइज भी हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारा सारा स्टॉक का यूनिवर्स है जिसमें हम लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ 20 स्टॉक्स रखे हैं, सबका मिला के हमारा कैपिटल, मेरा अभी तक जो मैंने 1.5 साल में किया है कभी कम नहीं पड़ा, मैक्स लिमिट तक भी अभी तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि इसमें रोटेशन उतना बेहतरीन है। तो इस तरह से हमारी शीट पोजीशन साइजिंग करती है, मतलब एक बार में कितना बाय करना है वो अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से अपना कैपिटल रखिएगा और इस तरह से नंबर ऑफ़ मैक्सिमम स्टॉक्स रखिएगा कि ये जो पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है बहुत कम ना हो जाए, यानी कि 1000-2000 पे आ जाए, क्योंकि देखिए हमारा टारगेट से 4% है। अगर आप 1000 रुपये पर बाय कर रहे हैं उस पर 4% आता है तो वो 40 रुपये है, उसमें से आपका DP चार्जेस और जो ब्रोकरेज है और टैक्स है वो ही निकल के इतना सारा निकल जाएगा, उसके बाद आपके पास बचेगा क्या, ठीक है। तो कैपिटल साइज़ अगर आपका कम है, लाइक 2 लाख ही है, तो नंबर ऑफ़ स्टॉक्स को कम कर दीजिए ताकि आपका ये जो पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये 10,000 के आसपास रहे, तो ही एक रीजनेबल प्रॉफिट आपको अमाउंट दिखेगा आते हुए। और बाकी जैसे जैसे आप प्रॉफिट बुक करेंगे, शीट में कंपाउंडिंग लगी हुई है, जो भी पिछले प्रॉफिट होते हैं वो नेक्स्ट बाइंग में ऐड होते जाते हैं, और जैसे जैसे हमारे प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं हमारा बाइंग अमाउंट भी बढ़ता जाता है। अब बारी आती है कि हम स्टॉक सेलेक्ट कैसे करेंगे। शीट हमें कैसे बताएगी कि कौन सा स्टॉक MWD मंथली, वीकली, डेली फ्रेमवर्क में बुलिश है। तो उसके लिए मैंने बनाई है मंथली स्कैनर शीट, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी, जहां हम स्टॉक्स के कोड डालते हैं। वहां पे क्या होगा, ऑन लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ बाय द स्टॉक्स विच आर बुलिश इन MWD टाइम फ्रेम, इग्नोर द स्टॉक्स विच आर नियर देयर 52 वीक हाई। ठीक है, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, इग्नोर द स्टॉक्स विच आर नियर देयर 52 वीक हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ट में आपको दिखाता हूँ। देखिए अदानी सोल का ही एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को इसने यहाँ पे हाईएस्ट बनाया अपना, फिर उसके बाद ये गिर गया, और उसके बाद फिर 1 जून 2022 को एक मंथली ग्रीन कैंडल बनी। अब अगर हम क्लोज प्राइस से इसको चेक करते हैं, कितना नीचे है, लगभग 11% नीचे था। तो मेरा जो रेंज है वो मैं रखता हूँ 10% नीचे कम से कम होना चाहिए 52 वीक हाई क्लोजिंग प्राइस से। तो यहाँ पे ये 11% नीचे था, तो हम इसे बाय कर लेते। इसे बाय करते अगले महीने हमारा बहुत जल्दी 4% आता, हम निकल जाते। उसके अगले महीने देखिए इसने एक नया हाई बना लिया जब तक मंथली क्लोज हुआ, यानी कि ये 52 वीक हाई पे पहुँच गया। यहाँ हम बाय करते तो भी हम 4% बना लेते और निकल जाते। लेकिन उसके अगले महीने भी अगर हम बाय करते, यहाँ पे अगेन ये 52 वीक हाई के पास था, उसके बाद ये इस वाले ने तो खैर 4% बना लिया, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो वहाँ से गिरने जब लगता है तो काफ़ी गिर जाता है। अगर इसने 4% नहीं कमाया होता, ये गिरते 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 84% तक भी गिर गया था। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, आपने कोई स्टॉक खरीदा और वो 84% तक गिर जाए तो आपको कैसा फील होगा। तो इसलिए हम 52 वीक हाई पे इग्नोर कर देते हैं। शीट में मैंने कोडिंग कर रखी है, 52 वीक हाई से हम रेंज तय कर सकते हैं। मेरा रेकमेंडेड रेंज है 10%। मैं शीट में दिखाता हूँ कहाँ पे है ये। तो मंथली स्कैनर शीट में जाएंगे हम, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फ्रॉम 52 वीक हाई, अभी मैंने -5% किया है एग्जाम्पल दिखाने के लिए, इसे ज़रा -10%। तो ये रेकमेंडेड है -10%। यहाँ पे जब आप हवर करेंगे माउस को, मैंने नोट्स भी डाले हुए हैं, जहाँ पे भी आपको ये सेल के टॉप कॉर्नर में एक ब्लैक चीज़ दिखेगी, एक ब्लैक ट्राइंगल, मतलब वहाँ पे मैंने कोई नोट डाला है। जब आप उस पर माउस क्लिक करेंगे तो वो नोट ऑटोमेटिकली पॉपअप होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, मिनिमम -10% इज़ रिकमेंडेड, मतलब 10% रखो या उससे कम, 11%, -11, -15, -20, माइनस में ये रखना है कि 52 वीक हाई से कितना नीचे हो। अगर मैं इसे 1% रख दूंगा, मतलब 52 वीक हाई के मैं बहुत पास बाय कर रहा हूँ, मेरा टारगेट ही 4% है। कई बार क्या होता है, हम स्टॉक बाय करते हैं 52 वीक हाई तक तो वो चले जाता है, लेकिन उसको क्रॉस करने के लिए उसे थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है।
तो अगर मैंने 1% का डिस्टेंस रखा है 52 वीक हाई से और मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ मैं बाय करूँ और 4% निकाल लूँ, तो चांसेस कम हो जाते हैं ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस एट 52 वीक हाई। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे -10% रेकमेंड करता हूँ। और क्योंकि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ऐसे नहीं कि हम एक ही स्टॉक में कर रहे हैं तो हमारे पास बाइंग के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगे। इस स्ट्रैटेजी में बाइंग के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। एक तो हमारे पास 100 स्टॉक्स हैं और उसमें से हमें मैक्स अपने लिए, मैंने जो पर्सनल शीट अपनी जो कर रहा हूँ उसमें मैंने मैक्स 20 रखे हैं। और मैं FNO वाले स्टॉक में करता हूँ जिसमें 200 स्टॉक्स हैं, लेकिन फिर भी मैंने 20 स्टॉक्स ही रखे हैं और उसमें हमेशा बाइंग आती ही रहती है और मेरा रोटेशन होता रहता है। ठीक है, तो उसके लिए ये मत सोचिएगा कि अगर लगातार मोमेंटम बन रहा है, कोई स्टॉक्स होंगे जिसमें लगातार बढ़ते जा रहा है और हमें लगेगा यार इसमें तो बाय नहीं कर पाए, इसमें तो हमें प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन जब वो मार्केट रिवर्सल मारेगा वहीं आपको लगेगा अच्छा हुआ हमने बाय नहीं किया, क्योंकि जब पैसा फंसता है ना, आपने 20 स्टॉक्स में से सपोज 15 स्टॉक बाय कर लिए 52 वीक के हाई के आसपास और वहाँ से मार्केट रिवर्स मार गया और मोस्टली स्टॉक्स रिवर्स मार गए, तो फिर आपके पास कैपिटल नहीं होगा, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज़ कर दोगे। तो इसलिए हमें थोड़ा ये रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है कि हम अवॉइड कर पाएँ ट्रैप होने से, क्योंकि कई बार हम 52 वीक हाई पे ट्रैप भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये वाला कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाया है और मैंने इसे कस्टमाइजेबल दिया। अगर कोई बंदा बहुत रिस्क लेना चाहता है तो वो ये परसेंटेज कम कर सकता है कि मैं -5% भी कर लूँगा, कोई बात नहीं, मैं टॉप में भी बाय कर लूँगा। तो ये परसेंटेज आप एडजस्ट करके कर भी सकते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा कि ये स्कैनिंग कैसे होती है और ये परसेंटेज एडजस्ट करने से कैसे बदल जाते हैं हमारे बाइंग रिकमेंडेशंस। ठीक है, फिर आगे का रूल समझते हैं। डू नॉट एक्सीड द मैक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ। तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि 20 स्टॉक्स हमने सेट किए हैं, एक बार आपने 20 स्टॉक्स बाय कर लिए, शीट तो आपको और भी रिकमेंड करती रहेगी, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं है बाय करने के लिए, स्टॉप राइट देयर, वेट कीजिए प्रॉफिट आने का। जब प्रॉफिट आएगा आप एग्जिट करेंगे, आपका कैपिटल फ्री होगा, तब आप और बाय करें। ठीक है, एक बार आपने अपने स्टॉक को लिमिट को हिट कर दिया तो स्टॉप इट। सेल द स्टॉक्स फॉर 4% प्रॉफिट। तो इसमें मैंने 4% रखा है और मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया भी चार्ट में कि कई बार क्या होता है, हम बाय करते हैं, स्टॉक 4, 5, 6% ऊपर जाता है, लेकिन फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट मंथ काफ़ी नीचे भी चला जाता है। मैं इनफैक्ट चार्ट पे दिखा भी देता हूँ आपको कुछ एग्जांपल्स। ये देखिए, अदानी सोल का ही देख लेते हैं। अप्रैल के एंड में हमने बाय किया होता, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि मैं आराम से इसके परसेंटेज निकाल पाऊँ। ठीक है, अप्रैल एंड पे हमने बाय किया होता और यहाँ पे इसने 4% बना लिया। ठीक है, 4% से थोड़ा ऊपर ही गया इनफैक्ट, और 5% से नीचे। उसके बाद इसने रिवर्सल मारा और यहाँ पे 25% नीचे आ गया। तो इसी तरह से ऑब्जर्व करते करते, डिफरेंट चार्ट्स को देखते देखते मैंने देखा कि 4% का टारगेट बहुत आइडियल है। वो मोस्ट ऑफ द केसेस आ भी जाता है और उसके बाद रिवर्सल भी हो जाए, तो हमें क्या चिंता, हम तो निकल चुके हैं। तो इसलिए 4% टारगेट और 4% पे सेल कर देना ये भी ज़रूरी है। इसमें हम कोई ट्रेलिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। अगर कोई स्टॉक मोमेंटम में है, आपने बाय किया, 4% पे सेल किया और वो दोबारा मोमेंटम में है, वो फिर से बाइंग में आ जाएगा। वो मैंने सब सेटअप किया हुआ है शीट में। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं कि कितने टाइम पीरियड तक हम बाय नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वो मोमेंटम में लगातार चल रहा है, वो दोबारा से बाइंग में आएगा, हम बाय करेंगे और फिर उसमें और प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन अगर वो इस तरह का रिवर्सल दिखाने के लिए रेडी है तो हम क्यों उसमें फंसें। ठीक है, 4% इसने दिया था, इस अप्रैल के एंड में बाय करने के बाद हम 4% प्रॉफिट लेते और फिर अपने कैश के साथ बैठे रहते नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, जिस भी स्टॉक में आता, इसमें आता चाहे किसी और में आता। तो बहुत ज़रूरी है कि 4% का टारगेट रखना है और एग्जिट कर लेना है जब 4% आएगा। लालच नहीं करना है, क्योंकि जो भी रूल्स मैं स्ट्रैटेजी में बनाता हूँ वो बहुत रिसर्च बेस्ड होते हैं। उनके पीछे चार्ट ट्रेडिंग होती है, बैक टेस्टिंग होती है, अपने रियल ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके हिसाब से ये 4% का टारगेट सेट किया है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी ऊपर बताया ये था मंथली स्कैनर, और मंथली स्कैनर को हम यूज़ करते हैं एंड ऑफ द मंथ, मतलब जिस भी दिन मंथ कंप्लीट हो रहा है, ट्रेडिंग डेट है, ठीक है, हो सकता है वो फ्राइडे हो, जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ है उस दिन हम मंथली स्कैनर यूज़ करते हैं और जो भी उसमें बाइंग आती है वो हम कर लेते हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन से हम यूज़ करते हैं डेली स्कैनर। डेली स्कैनर में क्या होता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले मंथली स्कैनर पूरा समझा देता हूँ। तो मंथली स्कैनर में हमारे पास यहाँ पे हैं सारे स्टॉक कोड्स, जो निफ्टी 100 के स्टॉक्स मैंने डाले हुए हैं। यहाँ देखिए टोटल काउंट भी आ रहा है ऊपर कि कितने स्टॉक्स हमने यहाँ रखे हैं। फिर यहाँ शीट कैलकुलेट कर रही है प्राइस ऑन एंड डेट। तो ये डेट कौन सी है,
उसके लिए कुछ और येलो सेल्स मैंने दिए हैं जहां हमें मैनुअली डेट्स डालनी होंगी एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो अक्टूबर का मंथ कंप्लीट हो गया है। तो कल जब मैंने इसे किया था तो ये डेट्स डाली थी। ओपन प्राइस ऑन स्टार्ट, ये मंथली डेट है, तो किस दिन अक्टूबर का पहला ट्रेडिंग डेट था वो यहाँ पे स्टार्ट डेट डाल देनी है, और किस दिन लास्ट ट्रेडिंग डे था वो यहाँ पे डाल देनी है। तो 31 अक्टूबर कल जो निकला वो था लास्ट ट्रेडिंग डे, वो यहाँ पे डाल दिया। फिर हमें डालना है उससे प्रीवियस वीक। ठीक है, तो 31 अक्टूबर से प्रीवियस वीक जो कंप्लीट हो चुका है, जो पिछला मंडे टू फ्राइडे था वो था 20 अक्टूबर। देखिए 31 अक्टूबर यहाँ पे है फ्राइडे को, उससे पिछला वीक प्रीवियस वीक है। 20 अक्टूबर मंडे को स्टार्ट हुआ था और 24 अक्टूबर को ख़त्म हुआ था। तो वो वाली डेट्स डालनी है। उससे क्या होगा, वो पिछले वीक को चेक करेगा कि वहाँ कैसी कैंडल बनी थी। और फिर करंट वीक जो भी अभी करंट में चल रहा है, तो 31 को ये ख़त्म हुआ था। कई बार 31 फ्राइडे ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो थर्सडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी करंट वीक है जिसमें मंथ एंड हो रहा है, उसका जो मंडे है वो हम यहाँ पे स्टार्ट में डालेंगे, और उसका ये जो एंड है ये येलो में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो हमारा ये मंथ एंड का डेट है वो ये पिक कर लेगा। ठीक है, और डेली तो मंथ एंड का डेट पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो ये सारी डेट्स डालने के बाद इन सारे स्टॉक्स के ओपन प्राइस, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस और डेली बेसिस एंड क्लोजिंग प्राइस सब कुछ यहाँ पे शीट गूगल फाइनेंस से डाउनलोड कर लेती है। ठीक है, सारा डेटा आ रहा है और उसके हिसाब से मंथली कैंडल क्या बन रही है उस स्टॉक में, बुलिश है या बियरिश है, प्रीवियस वीक की कैंडल क्या है, बुलिश बियरिश, करंट वीक की कैंडल बुलिश बियरिश, और डेली कैंडल, वो सब चेक हो जाता है। ठीक है, सारा डेटा हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारी शीट निकालती है वो स्टॉक जो सब में बुलिश है, मतलब मंथली बुलिश होना चाहिए, प्रीवियस वीक बुलिश होना चाहिए, करंट वीक बुलिश होना चाहिए और डेली बुलिश होना चाहिए। तो कल जो 31 अक्टूबर जो निकला है उसमें कौन कौन से स्टॉक्स बुलिश थे, एक बार थोड़ा मैं यहाँ करंट होल्डिंग से ज़रा ये डेटा उड़ा दूँ। ठीक है, एक स्टॉक था जो मैंने करंट होल्डिंग में डाला था इसलिए वो यहाँ से हट गया था। तो जो भी स्टॉक्स मंथली, प्रीवियस वीक, करंट वीक और डेली में बुलिश होंगे वो यहाँ पे आ गए हैं शॉर्ट लिस्ट होके। ठीक है, और ये किस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, एक तो सब बुलिश होने चाहिए, प्लस जो इनका डिस्टेंस है 52 वीक हाई क्लोजिंग प्राइस से। ठीक है, हाई प्राइस से नहीं, जो भी 52 वीक क्लोजिंग प्राइस था मैंने वहाँ से ट्रैक किया है। तो क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे जो 52 वीक हाई इन्होंने बनाया उससे ये कितना दूर हैं, देखिए जो सबसे टॉप में आएगा वो सबसे ज़्यादा दूर है। तो अदानी सोल आया है हमारे पास -8.37%। फिर उसके बाद BEL आया है जो -1.42%, मतलब अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है, और SBI और बाकी सारे स्टॉक तो अपने 52 वीक हाई पे ही चल रहे थे, इसलिए 0.0% का डिफरेंस है। और यहाँ पे चार्ट का मैंने लिंक भी दिया है, ट्रेडिंग व्यू चार्ट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू में इनके चार्ट्स खुल जाएंगे। वहाँ पे आप चार्ट्स में डबल चेक भी कर सकते हैं कि जो शीट बता रही है वो सही है या नहीं है, क्योंकि कई बार गूगल फाइनेंस से जो डेटा इधर उधर हो जाता है तो चार्ट से वेरीफाई करना हमें हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे चार्ट खुल जाएगा, आप यहाँ से मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हैं कि मंथली, जैसे फॉर एग्जांपल अदानी सोल यहाँ पे आ रहा है, आप देखें तो अक्टूबर का मंथ बुलिश है, ग्रीन कैंडल। अब मैं अगर वीकली चेक करता हूँ यहाँ पे, तो वीकली जो करंट वीक था वो बुलिश है, उससे पिछला वीक बुलिश, और फिर डेली कैंडल चेक करता हूँ, लास्ट डे की कैंडल वो भी बुलिश, यानी कि ये सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा था, सारे टाइम फ्रेम्स में बुलिश था। तो इसको हम बाय कर लेते, प्रोवाइडेड एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्टेंस 52 वीक हाई से लेस देन 10% है। तो उस हिसाब से अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहता ज़्यादा, तो मैंने जैसा कहा कि मेरा रेकमेंडेड परसेंटेज है 52 वीक हाई से कम -10% दूर होना चाहिए। तो उस हिसाब से कोई भी स्टॉक क्वालिफाई नहीं हुआ। तो हमारी जो फाइनल लिस्ट है जो सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगी, एक तो सब कुछ बुलिश होना चाहिए वो, दूसरा कि वो 52 वीक हाई से कितना दूर है, -10%। अगर आप इसे बढ़ाना घटाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा मैंने इसे कस्टमाइजेबल रखा है क्योंकि मुझे पता है मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं जो ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं। तो अगर आप -5% यहाँ पे कर देते हैं तो देखिए अदानी सोल हमें मिल गया, क्योंकि वो 52 वीक हाई क्लोजिंग प्राइस से 5% की रेंज से ज़्यादा दूर है। और एक और क्राइटेरिया है मंथली राइज परसेंट अबव 1%।
तो मंथली जो कैंडल बन रही है, कई बार होता है ना 0.01%, 0.1%, बहुत छोटी राइज होता है मंथली में, तो वो इतना बुलिश नहीं है, तो उसको मैं इग्नोर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया है कि कम से कम 2% तो होना चाहिए उसका मंथली राइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2% डालेंगे। ये मंथली राइज कहाँ पे दिखेगा आपको, ये वाला जो कॉलम एन है, देखिए मंथली राइज परसेंट। बेसिकली ये मंथली राइज परसेंट क्या चेक कर रहा है, किस प्राइस पे ओपन हुआ था ये स्टॉक और किस पे क्लोज हुआ, वहाँ से उसका डिस्टेंस। तो कम से कम 2% तो बड़ा हो, ताकि हमें लगे कि हाँ भाई ये रियली बुलिश हो रहा है, इसमें मोमेंटम आ रहा है। और वो 0.1-0.5% बढ़ा है तो मैं उसे बुलिश नहीं मानता, इसलिए मैंने ये क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है कि मिनिमम 2% रिकमेंडेड है। लेकिन अगेन मैंने आपको ये दिया है कि आप अगर चाहें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, 1%, 0.5% भी कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो मैंने रेकमेंड किए हैं उनके साथ चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और पीसफुली आप कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों क्राइटेरिया को देखें, अगर हम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को देखें तो कुछ भी रेकमेंड नहीं हुआ, यानी कि हम कोई बाइंग नहीं करते निफ्टी 100 में। मेरी जो पर्सनल शीट है उसमें मैं एफएनओ के स्टॉक्स करता हूं, जिसमें लगभग 200 से ऊपर के स्टॉक्स हैं, तो उसमें मेरे पास बाइंग आई थी। तो अगर आप भी एफएनओ वाले स्टॉक्स में करना चाहते हैं तो आप वो वाली लिस्ट यहाँ कस्टमाइज़ करके डाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो वी कॉलम है जहाँ आपको येलो सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आप अपने स्टॉक्स डाल सकते हैं और उसके हिसाब से ये स्कैन करके आपको बता देगा कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं। अब मंथली में तो कुछ नहीं आया, 31 अक्टूबर को तो मैं कुछ बाय नहीं कर पाया होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मंथ मैं खाली बैठूंगा। उसके लिए मैंने बनाया है डेली स्कैनर। अब वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो डेली स्कैनर में क्या होता है, जो भी पिछले मंथ के मंथली बुलिश कैंडल बना के बैठे थे वो सारे स्टॉक यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें 66 स्टॉक्स मिले जिनमें पिछले मंथ में बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल बनी थी। बाकी उनमें वीकली क्या बना उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हम अब चेक करेंगे डेली के हिसाब से। तो 66 स्टॉक्स आउट ऑफ 100 ऐसे थे जिसमें बुलिश कैंडल बनी थी मंथली वाली। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ, तो नवंबर स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी ये 1 अक्टूबर दिखा रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड में मैंने इसे बोला है कि ये चेक करो कि जो अभी तक डेट्स क्लोज हो चुकी हैं, जो ट्रेडिंग डे क्लोज हो गए हैं, उसमें चेक करो कि कौन सा मंथ गया, कौन सा वीक गया, उसके हिसाब से यहाँ पे डेट्स दे दो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 1 अक्टूबर, लेकिन जैसे ही मंडे आएगा और पहला दिन क्लोज होगा उसके बाद यहाँ पे डेट्स अपडेट हो जाएंगी। तो हमें मंडे को नहीं, ट्यूसडे को हम ये शीट चेक करेंगे कि क्या आ रहा है डेली रिकमेंडेशन में। तो तब शीट क्या चेक करेगी, अब शीट को पता है कि पिछले मंथ कौन कौन बुलिश था, उसके बाद फिर शीट चेक करेगी कि नवंबर में कौन अभी भी बुलिश है, मंथली वाइज, वीकली वाइज, जो करंट वीक है और जो प्रीवियस वीक था, और डेली वाइज, ठीक है। देखिए करंट मंथ कैंडल, लास्ट वीक्स कैंडल, करंट वीक्स कैंडल एंड डेली कैंडल, ये सब चेक किया जाएगा और इनमें जो बुलिश निकलेगा, जो भी सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा और जो भी अपने 52 वीक हाई से -10% की दूरी पे होगा, जो भी परसेंटेज आपने सेट करी है मंथली स्कैनर में वो यहाँ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो जो भी वो सेटिस्फाई करेगा वो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होके आ जाएगा विद बाई डेट। अगर कोई शॉर्ट लिस्ट होता है, देखिए यहाँ पे नो मैचेस, अभी कुछ नहीं मैच हुआ है इसलिए बाई डेट खाली आ रहा है। जब कुछ मैच होगा, कोई स्टॉक कोड आएगा, बाई डेट ऑटोमेटिकली उस दिन की डेट आ जाएगी जिस दिन आप शीट चेक कर रहे हैं। बाई प्राइस में उसका करंट प्राइस आएगा जो भी चल रहा है, और कितनी क्वांटिटी हमें बाय करनी है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि शीट को पता है कि हमें एक बार में कितने अमाउंट का बाय करना है, वो यहाँ पे पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो शीट वहाँ से रेफ़र करके यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करके आपको बता देती है कि इतनी क्वांटिटी बाय करेंगे तो आपका उससे थोड़ा सा ऊपर इन्वेस्ट हो जाएगा। और फिर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट का लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं, ताकि आप चार्ट पे भी वेरीफाई कर सकें। करंट होल्डिंग यहाँ पे आएगा। अब इसका एग्जांपल एक सेट कर देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। लेट्स से हमने अदानी सोल को बाय कर लिया होता, तो यहाँ पे बाय करने के लिए हम करंट होल्डिंग में रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाय डेट, स्टॉक कोड, बाय प्राइस और बाय क्वांटिटी। मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं वापस जाता हूँ डेली स्कैनर में, तो आपको दिखेगा कि अदानी सोल अब यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो जो भी स्टॉक हमने रिसेंटली बाय किया होगा वो यहाँ डेली स्कैनर में नहीं आएगा, क्योंकि एक बार हमने कुछ बाय कर लिया, उसे 1 महीने तक हम दोबारा नहीं बाय करते। या तो उसमें टारगेट आ जाए, या फिर 1 महीने बाद अगर वो दोबारा से बुलिश कैंडल बनाता है, सारे बुलिश क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है,
अदानी सोल का मैं यहाँ पे आपको सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि 31 अक्टूबर को ना करके सपोज़ मैंने और एक महीने पहले इसे बाय किया था 21 सितंबर को, ठीक है। अब अदानी सोल मुझे ये दिखा रहा है क्योंकि इसे एक महीने से ज़्यादा हो चुका है मैंने बाय किया, तो अब ये दिखा रहा है कि अदानी सोल मैं करंटली होल्ड करता हूँ। इसका कलर भी चेंज हो गया, जो भी ग्रे कलर में आएंगे मतलब आप करंटली होल्ड करते हैं। और लास्ट जो आपने बाय किया था वो कितना गिरा बढ़ा है, तो लास्ट बाई प्राइस और करंट प्राइस में डिफरेंस कितना है, सिर्फ -0.63%। तो इसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये दोबारा बाय करना है या नहीं करना है, ठीक है। इतना पास कुछ अवेलेबल होगा तो मैं पर्सनली दोबारा बाय नहीं करता। मैं प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा दूर होना चाहिए, वो थोड़ा नीचे गिरा होना चाहिए, 2-3-4% तो कम से कम गिरा होना चाहिए, तो मैं उसे दोबारा बाय करूँगा। क्योंकि इसमें हम लीफो यूज़ करते हैं। पहला मैंने बाय किया, उसका टारगेट नहीं आया सपोज़ 2 महीने बाद वो फिर से एलिजिबल हो जाता है, मंथली कैंडल ग्रीन और सब कुछ बुलिश कैंडल बनाता है वो मंथली वीकली डेली, और फिर वो अपने पिछले बाय प्राइस से गिरा है 5%, तो मैं बाय कर लूँगा। और वो जो मैं बाय करूँगा उसको मैं उसके प्राइस के हिसाब से, लीफो के हिसाब से सेल करूँगा 4% टारगेट के लिए। यानी कि जो मेरा दूसरा लॉट मैंने बाय किया है उस पे 4% टारगेट, वो हमारी करंट होल्डिंग शीट ट्रैक करती है हर एक बाय का लीफो गेन की, उसमें कितना लीफो गेन परसेंटेज हो गया। और जिसमें वो 4% मीट करेगा, शीट आपको बोलेगी कि सेल करने के लिए रेडी है, वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाएगा और आप उसे सेल में रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ अपनी सोल्ड शीट में, ठीक है। और जो आपने नहीं बाय किया होगा उसके यहाँ पे करंट होल्डिंग में खाली रहेगा और उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो इससे आपको पता होगा कि ये मैंने बाय नहीं कर रखा है, ये एक फ्रेश बाय आ रहा है मेरे लिए, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे CMP डिस्टेंस फ्रॉम 52 वीक हाई दिखाएगा, ठीक है। और जो भी इस रेंज में होगा, अभी मैंने -5% कर दिया था मंथली स्कैनर में, इसलिए -5% वाली रेंज के दिखा रहा है। अगर कोई उससे कम रेंज में है 52 वीक हाई से, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाते हैं, वो आएंगे ही नहीं शॉर्ट लिस्ट होके। तो वो सब ऑटोमेशन लगा है इस वाली शीट में, हमें कुछ भी मैनुअली नहीं डालना है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। सिर्फ जो भी डेटा हमें डालना होता है वो मंथली स्कैनर शीट में डालना है, येलो वाले सेल्स में, ठीक है। अब आपने जो भी स्टॉक बाय कर लिया, थोड़ा इसमें सिमुलेट करके मैं कर देता हूँ 4% प्रॉफिट का सिनेरियो। ओके, सपोज़ मैंने अदानी सोल को बाय किया होता 940 रुपीज़ पे, और करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इसमें देखिए लीफो गेन है 4.26%, यानी कि इसने अपना 4% का टारगेट मीट कर लिया है। ये टारगेट परसेंट मैंने आपको C3 में येलो में दी है, अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल्स के साथ बताया, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, 4% इज़ आइडियल फॉर दिस स्ट्रैटेजी। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा चेंज करने के लिए, लेकिन अगेन मेरे फॉलोअर्स मांगते हैं इस चीज़ को, तो मैंने यहाँ पे कस्टमाइजेबल दे रखा है, ठीक है। तो जो भी 4% यहाँ मीट कर लेगा वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाएगा, और सेलिंग के लिए आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है जो भी ग्रीन पोर्शन है, बाय डेट से लेके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट। कई लोग पूछते हैं ये टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट क्या है, इसके लिए मैंने नोट यहाँ पे भी ऐड कर दिया है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे या हवर करेंगे इस वाले सेल पे, यहाँ देखिए एक नोट आ रहा है, दिस इज़ द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड इन द ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑन करेंट डे। मतलब आज की तारीख में टोटल मैंने इस स्ट्रैटेजी में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, वो अमाउंट क्या है। अब इसमें मैंने एग्जांपल में एक ही स्टॉक डाला है, इसलिए 12,200 आ रहा है। जब मल्टीपल स्टॉक्स बाय कर लेंगे तो सबका टोटल जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये इसलिए हम ट्रैक करते हैं ताकि हमारी जो मंथ ऑन मंथ का डेटा है हमें पता हो कि मैक्सिमम हमने कहाँ तक इन्वेस्ट किया था, ठीक है। इसके लिए ये ट्रैकिंग होती है। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है आप इसे हाईलाइट कीजिए, कॉपी कीजिए, और सोल्ड शीट में जाके यहाँ पे जो भी आपकी लास्ट ब्लैंक रो है, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज़ ओनली, और वो पेस्ट हो जाएगा, और बाकी का डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा कि आपके होल्डिंग डेज कितने थे, आपका प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट परसेंटेज, फिर यहाँ पे ब्रोकरेज प्लस चार्जेस बोथ साइड, ये मैंने ब्लैंक दिया है। यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपको टोटल ब्रोकरेज कितना लगा बाय करने में, सेल करने में, इंक्लूडिंग द DP चार्जेस, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर्स के अलग अलग अमाउंट्स होते हैं, इसलिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैंने ये मैनुअल रखा है। यहाँ पे सपोज़ आपको टोटल ब्रोकरेज लगा 20 रुपीज़, वो डाल दीजिए। उसके बाद शीट आपका STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करेगी, जो कि प्रेजेंट में 20% प्लस 4% एडुकेशन सेस है प्रॉफिट अमाउंट पे, वो निकाल लेगी। फिर जो आपका प्रॉफिट बना उसमें से ब्रोकरेज और इनकम टैक्स निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है वो यहाँ आ जाएगा। फिर इसमें से आप अपने सेल्फ इंसेंटिव के लिए कुछ पैसा निकालना चाहते हैं
तो वो यहाँ पे आप परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं कि ओके 10% मैं अपने लिए निकालूंगा जो मेरे खर्चे पानी के लिए यूज़ होगा। वो शीट कैलकुलेट कर लेगी कितना अमाउंट है उस परसेंटेज का। उसके बाद जो बाकी बच जाता है प्रॉफिट, वो हमारा कहलाता है ग्रोथ अमाउंट, यानी कि इसे हम यूज़ करेंगे अपने फर्दर ग्रोथ में कंपाउंडिंग इफेक्ट लाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 2 सेलिंग रिकॉर्ड करी हैं और इन दोनों का मिला के टोटल ग्रोथ अमाउंट होता है 844। तो ये ऑटोमेटिकली हमारी करंट होल्डिंग शीट में यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो 5 लाख तो मैंने अपना डाला था कि मैं इतना लेके चल रहा हूँ, प्लस जो 844 ग्रोथ अमाउंट है वो ऐड होके 5,844 अमाउंट हो गया है। और अब उसको डिवाइड किया जा रहा है 2 पार्ट्स में एंड देन इनटू नंबर ऑफ स्टॉक्स, उससे आता है हमारा 12,521। तो जैसे जैसे हमारे प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे ये पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी हमारा बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे शीट आपको ये ट्रैक करके देगी टोटल स्टॉक्स इन होल्डिंग। अभी यहाँ पे मेरे पास एक स्टॉक है और यहाँ पे भी मैंने एक नोट डाला है, लाइट ग्रीन कलर मीन्स यू आर अंडर द लिमिट। अभी मैंने एक स्टॉक है और जबकि मेरी लिमिट है 20 स्टॉक्स, यानी कि मैं अंडर द लिमिट हूँ। वाइट कलर मीन्स यू आर एट द लिमिट। तो अगर मेरी लिमिट ही 1 होती, 1 कर देता हूँ यहाँ पे 20 की जगह, अब देखिए वाइट कलर हो गया, यानी कि मैं एट द लिमिट हूँ, ना मैंने कम बाई किए हैं स्टॉक ना मैंने ज़्यादा बाई किए हैं। लेकिन अगर मेरी लिमिट जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ 0 कर देता हूँ, वैसे 0 तो लिमिट होगी नहीं, कुछ तो ख़रीदना ही हमें। अब देखिए रेड हो गया क्योंकि 0 से बड़ा हो गया नंबर। तो अगर आपका 20 लिमिट है और ये 21 हो जाता है तो ये रेड कलर में हो जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए ओ मैंने तो ज़्यादा स्टॉक्स बाय कर लिए हैं, आई हैव टू स्टॉप। ठीक है, तो रेड कलर मीन्स यू हैव एक्सीडेड द लिमिट। फिर आपको ये दिखाता है कि आपका रिमेनिंग कैश कितना बचा है और एक छोटा सा फॉर्मूला एरर था। तो रिमेनिंग कैश परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखा देगा ये कि कितना परसेंटेज कैश अभी भी आपके पास बचा है, यानी कि 97.56% कैश अभी भी मेरे पास बचा है जो ओवरऑल इन्वेस्टेबल कैश है मेरा। ठीक है, ये सब दिखाएगा। फिर यहाँ राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा LIFO समरी ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉर्टेड बाय LIFO गेन्स अमाउंट। ठीक है, तो सारे स्टॉक्स में क्या क्या LIFO गेन्स चल रहे हैं, कौन सा स्टॉक है, कितनी क्वांटिटी आपने बाई करी, उस पर्टिकुलर लॉट में आपने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल टाइम्स अदानी सोल को बाई किया है, ये मल्टीपल टाइम्स आपको उतनी एंट्रीज दिखाएगा जितनी बार आपने बाई किया, और हर एक लॉट का कितना गेन चल रहा है, कितना गेन परसेंटेज चल रहा है, वो अलग अलग दिखाएगा। नंबर ऑफ लॉट्स दिखाएगा, अगर आपने अदानी सोल को 3 बार बाई किया, नंबर ऑफ लॉट्स 3 दिखाएगा यहाँ पे। और परसेंटेज चेंज टुडे, जो भी आज का परसेंटेज है, ये वैसे कल का दिखा रहा है क्योंकि आज तो मार्केट बंद है। कल का जो परसेंटेज चेंज था वो था 1.49, ये अपने 1.49% बढ़ा था एक दिन में। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। और ये सॉर्ट होगा LIFO गेन्स अमाउंट से, तो जिसमें भी सबसे ज़्यादा LIFO गेन्स अमाउंट वाइज होगा, परसेंटेज वाइज नहीं, अमाउंट वाइज, वो सबसे टॉप में आ जाएगा। और कुछ लोग मेरी शीट्स को FIFO की तरह भी यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा स्मार्ट डिज़ाइन दिया है। वैसे ये बेसिकली तो LIFO के लिए ही डिज़ाइंड है, लेकिन अगर कोई FIFO के लिए करना चाहता है उसके लिए मैंने FIFO टेबल राइट हैंड साइड में दे दिया है। यहाँ पे FIFO समरी ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉर्टेड बाय ओवरऑल गेन्स अमाउंट आ रहा है। तो अगर आपने अदानी सोल मल्टीपल टाइम्स बाय किया होगा, यहाँ पे क्या होगा FIFO समरी में, मैं इनफैक्ट सिमुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज़ मैंने 2 बार बाय किया होता अदानी सोल को, तो LIFO समरी में तो 2 बार दिखा रहा है क्योंकि मैंने 2 बार बाय किया। नंबर ऑफ लॉट्स दोनों में 2-2 दिखा रहा है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने 2 बार बाय किया है। और हर एक लॉट का LIFO गेन कितना है, परसेंटेज कितना है, वो अलग अलग दिखा रहा है। लेकिन FIFO समरी में क्या हो रहा है, उसने कंबाइन कर दिया है। अदानी सोल की सिर्फ एक एंट्री मुझे दिखेगी, टोटल क्वांटिटी कितनी है, देखिए 13 और 13 मैंने करी थी, दोनों को ऐड कर दिया 26। तो शीट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बताएगी टोटल बाय क्वांटिटी आपके कितना है, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, ओवरऑल गेन कितना चल रहा है, सब कुछ जो सब आपने बाय किया उसमें, और उसका परसेंटेज गेन क्या चल रहा है, वो एवरेज बाय प्राइस आपका क्या है सारे बाइज को मिला के, और उस एवरेज बाय प्राइस पे 4% टारगेट या जो भी परसेंट आपने सेट किया अपनी शीट में, उसके हिसाब से क्या प्राइस है। मतलब अगर आप GTT ऑर्डर बनाना चाहते हैं, जो कि मैं रेकमेंड करूंगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पे हम ट्रेलिंग वगैरह नहीं करते प्रेफर, यहाँ पे हम GTT ऑर्डर बनाते हैं और निकल जाते हैं जब हमारे स्टॉक्स उस टारगेट पे पहुँचते हैं। तो GTT ऑर्डर बनाने के लिए यहाँ टारगेट प्राइस में आपको दिख जाएगा कि FIFO के हिसाब से क्या टारगेट प्राइस होना चाहिए। तो जो भी FIFO को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे आपको इस टेबल में देखना पड़ेगा कौन कौन से स्टॉक्स आपके टारगेट को मीट कर चुके हैं, और जो मीट कर रहे होंगे उनकी सारी रोज़ को कॉपी करके सोल्ड शीट में डाल के उनकी एंट्रीज करनी होंगी। ओके, इफ़ द प्रॉफिट टारगेट इज़ नॉट मेट इन अ स्टॉक, इट विल बी एलिजिबल फॉर एवरेजिंग ओनली इन सब्सिक्वेंट मंथ्स व्हेन इट मीट्स द MWD रूल्स।
तो इसके लिए भी मैंने कोडिंग करी हुई है। एक बार आपने बाय कर लिया कुछ, जैसे अदानी सोल को हमने बाय कर लिया, ठीक है। अब मंथली स्कैनर में वो नहीं आ रहा है क्योंकि हमने उसे बाय कर लिया है। और शीट को कैसे पता चलता है हमने कैसे बाय कर लिया, क्या बाय किया, कब बाय किया? राइट हैंड साइड में मैंने उसका टेबल बना रखा है जो शीट ऑटोमेटिकली फेच करती है। बॉट इन रिसेंट मंथ ऑन और आफ्टर द मंथ एंड डेट एंटर्ड इन AA3। जो भी आप AA3 में यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे अभी 31 अक्टूबर है, जब अगले मंथ की एंड हो जाएगी नवंबर की, वहाँ पे आप डेट सारी अपडेट करेंगे, यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ भी अपडेट हो जाएगी। उसके हिसाब से शीट चेक करेगी कि इस डेट के बाद हमने क्या बाय किया है, उसको 1 महीने तक रेकमेंड नहीं करेगी बाय करने के लिए। उसके बाद फिर रिकमेंडेशन शुरू करेगी अगर वो अपने MWD क्राइटेरिया पे फुलफ़िल करता है सारे क्राइटेरिया को, ठीक है। और साथ में मैंने ये भी ट्रैक किया सोल्ड इन लास्ट 7 डेज़। तो बेसिकली मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि एक बार हमने कुछ बाय किया, उसको सेल कर दिया, अगले 7 दिन तक हम उसे नहीं दोबारा बाय करेंगे, क्योंकि उसका हम चाहते हैं दोबारा से उसका वीकली जो उसका वीकली कैंडल्स हैं दोबारा से बने, नए कैंडल्स बने। और अगर वो मोमेंटम में है एक और वीक तक, तो हम उसे कंसिडर करेंगे बाय करने के लिए। डेली स्कैनर जो है उसमें ऑटोमेटिकली ये सब कुछ होगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस लिए ये लास्ट 7 डेज़ को ट्रैक कर रहा है शीट। When a stock is sold in profit, it will not be eligible for buying for next 7 days। तो जैसे मैंने कहा, वीकली कैंडल्स दोबारा बनने देंगे हम, उसके बाद भी वो मोमेंटम में है तो हम उसे बाय करेंगे अगर सब कुछ फेवर में है, सारी कंडीशंस वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सेल करते हैं, उसके बाद वो कमज़ोर हो जाता है, तो हम उसे दोबारा से क्विकली बाय नहीं करना चाहते। हम इस कूल ऑफ पीरियड रखते हैं 7 दिन का, उसके बाद उसको देखते हैं कि क्या अभी भी वो मोमेंटम में है या नहीं है, और फिर अकॉर्डिंगली बाय करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरी MWD शीट जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, और इसे काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने तैयार किया है। जैसे मैंने कहा, मैंने पर्सनली ये स्ट्रैटेजी मार्च 2024 में स्टार्ट कर दी थी, और तब से मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसीलिए मैंने ये बनाने का डिसाइड किया। मैं पर्सनली इसे FNO के साथ यूज़ करता हूँ, कई बार स्टॉप लॉसेस भी यूज़ करता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉसेस पे भी मैंने रिसर्च करा कि जिन में मैंने स्टॉप लॉस के हिसाब से सेल किया था, क्या अगर मैं उन्हें थोड़ा और होल्ड करता तो वो अपने 4% टारगेट को मीट कर लेते या नहीं कर लेते। और मेरा 80% केसेस में आंसर आया येस, वो मीट कर लेते। तो उसके हिसाब से मैं अपना मॉडिफाई करता रहता हूँ। अगर मार्केट बुलिश है तो मैं स्टॉप लॉस बंद कर देता हूँ, अगर मुझे मार्केट बियरिश लगता है तो मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ। लेकिन मेरा पर्सनली स्टॉप लॉस रिकवर करने का एक तरीका है जिस पे मैंने वीडियो भी बनाए थे बहुत पहले, रीइंकार्नेशन ऑफ डेड स्टॉक्स, जिसमें मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का इस्तेमाल करता हूं। तो जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते, मैं उन्हें रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से करें, लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत जल्दी कुछ शेयर करूंगा और उन्हें हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ नहीं डिज़ाइन की है जो मैंने आज सब कुछ बताया, सिर्फ मैं अपना पर्सनल बता रहा था कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो आप ये शीट परचेज़ कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। फ़िलहाल ये शीट 1 महीने के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पे रहेगी सभी के लिए, और 1 महीने बाद फिर इसका प्राइस नॉर्मल प्राइस पे मैं बढ़ा दूंगा। तो जो भी अर्ली पिकर्स हैं, जो भी मेरे वीडियोस जल्दी देखते हैं, उनको फ़ायदा होना चाहिए। तो आप जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछिए, मुझे खुशी होगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में। थैंक यू दोस्तों, जल्दी ही मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।